दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 3 जुलाई 2025 की। यह बात है, गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रामदेव होता है और रामदेव का एक बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है और नाम उसका सुमित होता है। और वह बीमार हो जाता है और बीमार होता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो उसे गांव का ही एक व्यक्ति होता है नकुल उरांव, उसके पास ले जाया जाता है। तो वह इलाज शुरू करता है। तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी मौत होती है तो उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और अब पहला बच्चा नहीं था बल्कि यह कई बच्चे थे ऐसे जिनकी मौत हो जाती है। और ऐसे ही करके रामदेव का भांजा है। 6 जुलाई 2025 को शाम को यह बात है। फिर उसका जो भांजा था उसे भी नुकुल के पास ले जा जाता है। तो नुकुल उसको देखता है और देखकर उनके सामने हाथ जोड़ देता है और कहता है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, आप चाहे मुझसे हाथ जुड़वा लो या पैर जुड़वा लो, इसका इलाज सीता देवी या उसका पति ही कर सकता है, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और वो मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। और जो सीता देवी है वैसे भी वह डायन है क्योंकि वह एक चार और अब तक जो ये 4-5 बच्चे मरे हैं यह उसी की वजह से मरे हैं। आखिरकार आप उसके पास जाइए। और जैसे ही नुकुल यह बात बोलता है तो यह बात पूरे आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। और अब तक तो ये 4-5 बच्चे ही मरे थे, लेकिन जब यह बात आग की तरह गांव में फैल जाती है तो अब 4-5 कत्ल हो जाते हैं। और उस कत्ल की आग बहुत भयानक रूप से वह कत्ल होते हैं और वह कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश में ऐसे फैलती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और जानकर यह हैरान होते हैं कि आखिरकार इन कत्ल के पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है। और जिसको सुनकर आपको भी शायद सदमा लगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया। और पूर्णिया जिले का ही एक थाना लगता है मुफस्सिल। और मुफस्सिल थाने का ही एक गांव लगता है रानी पत्रा टेटगामा। दरअसल यह पूर्णिया से 30-20 किलोमीटर लगभग गांव दूर है। यह है रानी पत्रा टेंटगामा। हम बात कर रहे 6-7 जुलाई 2025 की। और रात के लगभग 1:45 या 40 मिनट के आसपास का समय था। और गांव के लगभग 200 से ज्यादा लोग थे। वह एक बालक जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी, वह एक जगह से छुपकर अपनी आंखों से यह दृश्य देख रहा था। तभी उस दृश्य को देखते हुए वह फिर जब ये बच्चा छुपकर अपनी आंखों से जो दृश्य देख रहा था, इसी बीच उस बच्चे के पास एक महिला आती है और वह कहती है कि बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा इसे तो तुम भूल जाओ और तुम हो सके तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं यह लोग तुम्हें भी मार देंगे। और बस इतनी सुनते ही वह लड़का वहां से भागना शुरू कर देता है। और उस लड़के की उम्र 15 साल थी और नाम उसका सोनू था। वह तब तक भागता है जब तक कि उसके नानी का गांव नहीं आ जाता। और वह लड़का रोते बिलखते हुए अपनी नानी के घर पहुंचता है। और जैसे ही वह नानी के घर पर रोते हुए बिलखते हुए पहुंचता है तो उस लड़की की नानी है वह कहती है कि बेटा, तुम्हें जो कुछ भी हो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो वह लड़का 7 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का समय था और वह लड़का थाने पहुंच जाता है। और थाने में जाकर वह लड़का जोर जोर से वह रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब उसकी आवाज पुलिस वालों के पास पहुंचती है तो पुलिस वाले उस बच्चे के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अरे बेटा, तुम्हें क्या बात हुई है, आखिरकार तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात हुई है। और वह लड़का बोलता है कि साहब, आप जल्दी से जल्दी चलो, मेरे गांव चलो, वह मेरे पूरे परिवार को मार दिया है, वह सबको मार डालेंगे, वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस वालों ने यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले पहले तो उस अधिकारियों से बात करते हैं
और उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद देखते ही देखते यह बात डीएसपी, एसपी, डीएम और बड़े बड़े आला अधिकारियों तक यह घटनाक्रम की बात पहुंच जाती है। और जैसे ही इस घटनाक्रम की बात पहुंचती है तो इस गांव में पुलिस की फोर्स है वह भी पहुंच जाती है, आला अधिकारी है वह भी वहां उस गांव में पहुंच जाते हैं। और गांव में जब पुलिस पहुंचती है, जिस हिसाब से जो 15 साल का लड़का सोनू ने इसने बताया था उस हिसाब से पुलिस पहुंचती है। और गांव में जाकर लोगों के जब दरवाजे खटखटाती है पुलिस और गेट खुलवाती है तो और जैसे ही पुलिस इस गांव में पहुंचती है तो पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि सभी के सभी लोग अपने अपने घरों में थे। कोई पशु चारा वगैरह करने के लिए बाहर भी नहीं आ रहा था, पशु चराने के लिए बाहर भी नहीं आ रहे थे, पशुओं के लिए चारा लेने के लिए बाहर भी नहीं आ रहे थे। कोई भी इंसान बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। और कोई इंसान मिलता तो पुलिस वाले उससे पूछते तो वह यही बोलते थे कि हम तो पूरी रात सोए हुए थे, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, हम तो हमारे घर पर ही थे, हम पूरी रात नींद में सोए हुए थे, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं सुनी। और जिस लड़के ने बताया था उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर जो पुलिस थी वह डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है उसे बुलाती है। डॉग स्क्वाड की मदद से वह लोग गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बसरिया बहरिया एक जगह लगती है, उस जगह पर एक तालाब होता है, उस तालाब की जल कुंभी और उसमें तालाब था और उसमें जो डॉग स्क्वाड है वह वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचकर वह देखते हैं कि जो 5 लाशें थी वह जली हुई पड़ी थी और लगभग 80% तो वह लाश जल ही चुकी थी। अब इस लाशों को किसने जलाई थी और क्यों जलाई थी और आखिरकार इस लाशों की जो कहानी थी यह इस बालक ने 15 साल के बालक ने अपनी आंखों से देखा था। और इसी गांव से लगभग 4-5 बच्चे थे, वह भी पहले मर चुका था। एक लड़का था जो रामदेव का था, 8 साल के आसपास की उम्र थी। और एक छोटू नाम का व्यक्ति था, उसका भी इलाज के दौरान उसके बेटे की भी मौत हो जाती है। और जो गांव का ही एक व्यक्ति होता है नकुल कुमार, वह नकुल उराव नाम होता है उसका, वह भी टीनाटोक के रहने वाला ही होता है। उसके द्वारा जो इलाज करवाया जाता है और उसी इलाज के दौरान वह बच्चे भी दम तोड़ देते हैं। और यह नकुल राय है, यह टोना टोटके का इलाज करता था। और फिर ऐसे ही कर एक रामदेव का भांजा था, उसको भी इसके पास ले जाया जाता है इलाज के लिए। नकुल के पास जब नकुल के पास ले जाया जाता है तो वह कहता है कि सीता है वह मुझसे ताकतवर है और मैं जो भी करता हूं तो उस पर वह किए कराए के ऊपर पानी फेर देती है, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, आप उसके पास लेकर जाओ इसको। और इतना सुनने के बाद यहाँ से गांव के जो 40-50 लोग थे वह इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद जो सीता देवी है जिसका पति होता है बाबूलाल उराव, उसके पास पहुंच जाते हैं। और जो सीता देवी होती है वो और जो बाबूलाल उराव थे जो उसकी पत्नी सीता देवी थी वह गांव गई हुई थी। और जो गांव के लोग थे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वह रात के लगभग 10-11 बजे के आसपास का समय था और वह उस बच्चे को लेकर उसी बाबूलाल के पास पहुंच गए थे और वह उसे जबरदस्ती कह रहे थे कि तुम इसका इलाज करो। और वह गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में एक पंचायत हुई है और पंचायत में यह फैसला हुआ है कि जो सीता देवी और उसका पति बाबूलाल है वही इलाज करेंगे। और जो बाबूलाल होता है वह साफ साफ मना कर देता है और वह कहता है कि आप किसी नजदीकी हॉस्पिटल में जाइए और वहां जाकर इसका इलाज कीजिए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन वह डॉक्टर को दिखाने के लिए साफ मना कर रहे थे। जब वह डॉक्टर के दिखाने की बात आती है और जब डॉक्टर के दिखाने की बात आती है तो वह गांव वाले लोग कहते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है सीता देवी, उससे जो गांव वाले हैं उसे डायन घोषित कर दिया कि गांव में जो भी बच्चों की मौत हो रही है या कोई भी दिक्कत हो रही है वह तुम्हारी जो पत्नी है सीता, उस डायन की वजह से ही यह दिक्कत हो रही है। अब जो सीता देवी थी वह अपने मायके गई हुई थी। फिर जो सीता देवी को रात को ही उसके मायके से लाया जाता है और जैसे ही सीता देवी गाड़ी से नीचे उतरती है तो जो गांव के लोग थे वह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और जो सीता देवी है उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जो बाबूलाल है सीता देवी का पति बाबूलाल उराव, वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए बीच बचाव में पड़ते हैं। तो पहले तो इन लोगों की संख्या थी वह 40-50 के आसपास थी लगभग और अब यह 150 से 200 लोगों के बीच के आसपास की संख्या हो गई थी।
अब जो बाबूलाल उरांव था वह अपनी पत्नी को बचाने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन वह जैसे ही भीड़ के अंदर पड़ता है तो भीड़ उसे भी मारना शुरू कर देती है। और जब बाबूलाल उरांव और उसकी पत्नी सीता देवी को यह लोग पीट रहे थे तो उस समय जो बाबूलाल है उसकी माँ, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, वह भी उन लोगों के सामने हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि आप कृपया करके मेरे बेटे और मेरी बहू को छोड़ दे, लेकिन उसको किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे वो लोग। और जो बाबूलाल उरांव की माँ थे 70 साल के आसपास के, वह भी उस भीड़ के अंदर जाती है उन्हें छुटाने के लिए, बचाने के लिए। तो वह भीड़ जो 70 साल की महिला थी उसको भी नहीं छोड़ती। उसे नहीं तो कोई कानून का डर था उस भीड़ को, नहीं कोई पुलिस का डर था। वह उस महिला 70 साल की जो महिला थी बुजुर्ग, उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। फिर इसी बीच बिचाव के अंदर जो बाबूलाल उरांव होता है उसका बेटा होता है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास की होती है, वह भी आता है। और जो इसका बाबूलाल उरांव का जो लड़का है 30 साल का, इसकी उम्र, इसका नाम मंजीत है। और मंजीत की जो पत्नी है रानी देवी, यह भी इसके बीच में पहुंच जाती है। वह भी अपने सास ससुर, अपने पति और जो अपनी एक बूढ़ी सास है उसको बीच बचाव करने के लिए यह भी वहां पर पहुंच जाता है। और यह जो भीड़ थी यह इन लोगों को भी मारना शुरू कर देती है और इन सभी लोगों को यह पीटना शुरू कर देते हैं और पीट पीट कर इन लोगों को खंबे के बांध देते हैं। और फिर जो ये बाबूलाल है, यह लोग लगभग 5 भाई थे और जिसमें एक का नाम जगदीश होता है, अर्जुन, सुखलाल और जितेंद्र। और इनके परिवार के आगे यह लोग आगे खड़े हो जाते हैं कि अगर तुमने किसी ने भी इस दरवाजे को पार करने की कोशिश की तो जो हालत इनका हुआ है वही हालत तुम्हारा होगा। और जो ये बाबूलाल है, इसके 4 बेटे थे। जो एक मंजीत था वह तो इस मामले में शामिल हो गया था, इन लोगों के बीच में आ गया था। दूसरे का नाम संजीत है, वह कहीं नाके रहकर मेहनत मजदूरी करता है। और तीसरे का नाम ललित है, वह भी किसी दूसरे गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। और जो एक लड़का है सोनू, वह सोनू जो मंजीत वह मौके पर ही होते हैं, लेकिन संजीत की किसी दूसरे प्रदेश में रहकर मेहनत और मजदूरी करता है। और सोनू था जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी, वह घर के अंदर ही था क्योंकि वह चीख भी नहीं सकता था, चिल्ला भी नहीं सकता था और उस भीड़ के अंदर भी नहीं जा सकता था क्योंकि वह चीखता चिल्लाता उस भीड़ के अंदर जाता तो उसका भी वही हादसा होता जो उन और परिवार वाले लोगों का हुआ। और वह मंजीत यह सब कुछ छुप कर देख रहा था। तो उसी बीच में एक महिला की नजर मंजीत के ऊपर पड़ी तो वह महिला मंजीत से बोलती है कि बेटा तुम यहाँ से छुप कर भाग जाओ, नहीं यह लोगों ने जैसे तुम्हारे परिवार का हालत किया है वैसे ही यह लोग तुम्हारी हालत भी कर देंगे। मंजीत ने जैसे यह बात सुनी तो मंजीत ने वहां से भागना शुरू कर दिया। और जिन लोगों को ये बंधक बना रहे थे, उनको बंधक बनाया था, उनके ऊपर कुछ जलन जैसा पदार्थ डाल देते हैं जैसे कि डीजल वगैरह और तेल वगैरह उसके ऊपर डालकर। और कुछ लोग तो यहाँ पर मर चुके थे, कुछ लोगों को जिंदा जलाया गया था और जलने पर मर चुके थे वह लोग। मकसद था उनका, एक ही मकसद था कि जो डायन का परिवार है इसको पूरा खत्म करना है। और फिर यहाँ पर एक ट्रैक्टर वाले को बुलाया जाता है, उस ट्रैक्टर वाले को लगभग 40,000 रुपए के आसपास किराया दिया जाता है। और वह जो इन सभी की जो डेड बॉडी थी वह उसके अंदर डलवाकर और लगभग 3 किलोमीटर दूर एक तालाब होता है उस तालाब में ले जाकर फेंक देते हैं। वहां पर फेंकने के बाद फिर जो बच्चा था सोनू, वो यहाँ से भागा था, वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह पहले तो अपने नानी के घर पहुंचता है, उसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जैसे ही उस लड़के ने पुलिस स्टेशन में जाकर ये पूरी कहानी बयान की थी, उसके बाद वह पुलिस में जाकर पूरी कहानी बताई तो वहाँ का डीएससी, एसएसपी, डीएसपी और एसओ तमाम जो अला होते हैं, तमाम जो अधिकारी होते हैं और सभी जो अधिकारी होते हैं वह वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर यह खबर है ये सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और न्यूज चैनल के ऊपर यह टीम आती है और फ्रंट पेज की यह न्यूज बन जाती है। और आखिरकार ये लोगों को अचंभा होता है कि एक जो महिला डायन बताकर और उसके पूरे परिवार को खत्म किया जाता है, उसके परिवार की एक तरह से निर्मम हत्या की जाती है। और हैरान कर देने की बात तो यह है कि यह वाक्य लगभग रात के 10 बजे से शुरू हुआ था और रात के लगभग 2:30-3 बजे तक यह वाक्य चल रहा था।
और गांव के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देना जरूरी नहीं समझा। किसी ने भी पुलिस को फोन करने की, सूचना देने की हिम्मत नहीं जुटाई। वह जो लड़का था 15 साल का, वह जैसे तैसे कर वहां से अपनी जान बचाकर भागकर वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। और जो गांव के बाकी लोग थे जिनको उन्होंने लोगों ने घर में कैद कर दिया था, खास करके वही डायल 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर देते। यह घटना शायद टल जाती और यह लोग बच जाते। और पुलिस ने ऐसे ही 23 नामजद FIR दर्ज की थी, जिसमें 150 से 200 और 150 से 200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, यहाँ से गांव से लोग भागना शुरू कर देते हैं। और यह जेल जाने के डर से यह लोग गांव को छोड़कर अब भाग रहे थे। अब इनको ये पता था कि शायद अब पुलिस हमें पकड़कर इन 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस हमें पकड़कर जेल में दे देगी। अगर इन लोगों को यह डर पहले ही होता तो यह लोग ऐसा काम करते ही नहीं। अब सोनू के अलावा इसके परिवार के अलावा इसमें कोई भी गवाही देने वाला नहीं था, क्योंकि जो बाकी के लोग थे परिवार के वह तो मर चुके थे और जो कुछ लोग थे परिवार के वह छिपे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए। और मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चला है कि जो डायन प्रथा वाला मामला है यह अभी तक भी चला हुआ था। हालांकि साल 1999 में इस मामले के ऊपर एक सख्त कानून भी बनाया गया था और कानून बनने के बाद भी अब भी महिलाओं को डायन घोषित करने में लोग बाज नहीं आते हैं। अब मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि बिहार में 74,000 के लगभग ऐसी महिलाएं हैं जिनको डायन घोषित कर दिया गया है। और जो शायद सीता देवी थी उसको भी डायन घोषित कर दिया गया था। और जो गांव में बच्चे मर रहे थे, गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि जो सीता देवी डायन है उसकी वजह से ये बच्चे मर रहे हैं। और इन बच्चों की जो मौत की वजह थी वह थी अशिक्षित लोगों की, और नहीं उनको डॉक्टरों का इलाज मिलना टाइम के ऊपर, और अज्ञात उनको हर किसी के पास, टोने टोटके वाले के पास ले जाना। और जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता तो उनको सही समय पर सही इलाज मिलता। और इन बच्चों की मौत की वजह चाहे कुछ भी हो, जो भी वजह थी इनकी मौत की, लेकिन जो सीता थी वह इनकी मौत की वजह नहीं थी, क्योंकि उसको तो वो बिना वजह ही सीता को तो डायन बनाकर इनकी मौत की वजह बताई गई थी। और सीता के साथ ही जो सीता के परिवार के 5 लोग थे वह भी इस घटना के एक कातिल में इसमें शामिल हो गए थे। वह उनको भी मौत के घाट उतार दिए गए थे। आखिरकार भविष्य में पता चलेगा कि इनके उन लोगों के ऊपर इनको कैसे सजा मिलेगी, इनके ऊपर कैसी कानूनी कार्रवाई होगी, और इस मामले पर अब कैसे सरकार फैसला लेगी। और अब यह फैसला भी लेना जरूरी है कि यह डायन वाली प्रथा यह बिल्कुल बेकार है। अब कोई डायन वगैरह नहीं होती हैं। और अब जो बच्चा था सोनू जिसकी उम्र 15 साल थी, अब उसका क्या होगा, अब उसके भरण पोषण का क्या होगा। जो अपने थे वह तो सभी मर चुके थे, और जो उसने अपनी आंखों से देखा था वह कभी भुला पाएगा या नहीं भुला पाएगा, और वह क्या सोच रहा है, ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जहां जहां तक ये कहानी पहुंची थी वहां वहां लोग सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसे भी लोग हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जमाना है उसमें भी, इस जमाने में भी यह सब चल रहा है। हमें तो पता भी नहीं कि विश्वास भी नहीं हो रहा कि आज जो टेक्नोलॉजी का जमाना